अल्लाह मुझे माफ करे, फिर ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। ये आखिरी अल्फाज थे अजमल आमिर कसाब के। कसाब को फांसी पर लटकाने के पूरे ऑपरेशन को बेहद गोपनीय तरीके से किया गया, अंजाम दिया गया। सिर्फ गिने चुने लोगों को इसकी खबर दी गई। कहा जाता है कि मुंबई के आर्थर रोड जेल से कसाब को पुणे के यरवड़ा जेल ट्रांसफर करने के बावजूद आईटीबीपी के जवान मुंबई में कसाब के खाली सेल की पहरेदारी करते रहे। देखिए पूरे ऑपरेशन की खास रिपोर्ट। अल्लाह कसम ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। ये उस आतंकवादी आमिर अजमल कसाब के आखिरी अल्फाज हैं जो सूत्रों के मुताबिक फांसी पर लटकने से पहले जेल सुपरिटेंडेंट से उसने कहे। अल्लाह कसम ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। पुणे के यरवड़ा जेल में कसाब को सुबह 7:36 पर फांसी दे दी गई, लेकिन फांसी पर लटकाने से पहले हर उस नियम कायदे को अपनाया गया जो किसी भी सजा याफ्ता को फांसी पर लटकाने के लिए अपनाया जाता है। उसे दया याचिका खारिज करने की जानकारी दी गई। बताया गया कि वह कब फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। उसका मेडिकल टेस्ट भी किया गया। सर जी, हमारे जेल मैनुअल के मुताबिक जिसको ये सजा दी जाती है उसे पूरी जानकारी देनी पड़ती है। उसे पूरी जानकारी दी गई थी हिंदी में, उर्दू में। उसका सिग्नेचर किया हुआ जवाब भी हमारे सामने है। उसके घर वालों की भी जानकारी देना आवश्यक है, लेकिन जब वो देश में रहता है तो पुलिस की जिम्मेदारी रहती है। लेकिन जब कोई फॉरेनर्स होता है तब उनके एम्बेसी को इसकी जानकारी देना यही पर्याप्त रहता है। वो जानकारी दी गई थी। बताया जाता है कि कसाब को जब फांसी के बारे में बताया गया तो बिल्कुल तनाव में आ गया। उसकी आंखें तक नहीं झपक रही थी। नियम के मुताबिक जब उससे पूछा गया कि क्या उसकी कोई आखिरी इच्छा है या कोई वसीयत है, तो उसने कहा कि मेरी कोई इच्छा नहीं और ना ही मेरी कोई वसीयत है। क्या कुछ आखिरी इच्छा जताने की कोशिश की गई कसाब की तरफ से? क्योंकि ये भी एक मैनुअल में होता है कि जिसकी फांसी दी जाती है उसे इसके बारे में इच्छा पूछी जाती है, और ये काफी हाई प्रोफाइल ऑपरेशन था, तो जाहिर सी बात है कि सबकी निगाहें उस पर। उनके वसीयत के बारे में वगैरह हमारे ऑफिसर ने पूछा था, लेकिन उस बारे में उसने कुछ नहीं कहा। कसाब को फांसी देने का ऑपरेशन पूरी तरह गोपनीय था। इसके लिए 17 सदस्यों की टीम बनाई गई थी, जिसकी अगुवाई आईजी लॉ एंड ऑर्डर देवेन भारती कर रहे थे। टीम में एंटी टेरर सेल के चीफ राकेश मारिया भी शामिल थे। खास बात यह है कि गोपनीयता रखने के लिए सिर्फ आईजी लॉ एंड ऑर्डर देवेन भारती के सेल फोन को ही ऑन रखा गया था। ऑपरेशन में लगे बाकी 16 अधिकारियों के फोन रखवा लिए गए थे। कसाब को फांसी पर लटकाने का ऑपरेशन की शुरुआत 2 दिन पहले ही शुरू हो गई थी, जब कसाब को मुंबई से पुणे शिफ्ट किया गया था। ऑपरेशन एक्स के बारे में इतना स्ट्रिक्ट और वेरी कॉन्फिडेंशियल रह गए थे, क्योंकि मुझे मालूम था कि पिछले कई 2-4 केसेस में बाहर जाने के बाद उसमें रुकावट आ गई थी, तो हम बहुत साइलेंटली काम कर रहे थे। वो 18 और 19 नवंबर की दरमियानी रात थी। पुणे शहर नींद की गहरी आगोश में था, लेकिन मशहूर यरवड़ा जेल के बाहर सरगर्मी चरम पर थी। पुलिस बूटों की चहलकदमी इलाके की खामोशी को तोड़ रही थी। सुरक्षा के कड़े पहरे में 26/11 के मुंबई हमले सजा याफ्ता आतंकवादी अजमल आमिर कसाब मुंबई के आर्थर रोड जेल से यरवड़ा जेल शिफ्ट किया जा रहा था। आईटीबीपी और खुफिया एजेंसी के अधिकारियों के निगरानी में कसाब को शिफ्ट करने का पूरा ऑपरेशन इतनी चुस्ती और गोपनीयता से अंजाम दिया गया कि 24 घंटे जागने वाली मीडिया को भी कानो कान खबर नहीं लग पाई। यहां तक कि इन अधिकारियों को भी पता नहीं था कि वो बुलेट प्रूफ प्रिजनर वैन में 2 आम कैदियों के साथ किसे पुणे ले जा रहे हैं। खबर लीक ना हो, इसके लिए अधिकारियों के सेल फोन रखवा लिए गए थे। बातचीत के लिए उन्हें आरटी थमा दिया गया था। कसाब के शिफ्टिंग की गोपनीयता कुछ इस कदर थी कि यरवड़ा जेल के सुपरिटेंडेंट तक को नए मेहमान के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। यही नहीं, बताया जाता है कि मुंबई के आर्थर रोड जेल में कसाब के सेल के निगरानी कर रहे आईटीबीपी के जवानों को भी इसकी खबर नहीं थी। वो 2 दिनों तक खाली सेल की निगरानी करते रहे। 21 नवंबर सुबह के 7:30 बजे आखिरकार वो घड़ी आ गई जब कड़ी सुरक्षा के बीच कसाब को फांसी दे दी गई। आधे घंटे बाद डॉक्टरों ने कसाब के शरीर की जांच करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। चूंकि पाकिस्तान ने कसाब का शव लेने से इनकार कर दिया था, लिहाजा यरवड़ा जेल कैंप्स में ही उसे दफना दिया गया। देश पर हुए सबसे बड़े हमले के दोषी कसाब का अंत बेहद ही नाटकीय तरीके से हुआ।
जब लोग कसाब की फांसी को लेकर सरकार पर उंगलियां उठा रहे थे, तरह तरह के आरोप लगा रहे थे, ऐसे में एक लाइन की खबर आई कि कसाब को फांसी दे दी गई है और इस खबर ने तमाम आरोपों को, तमाम सवालों को पीछे छोड़ दिया। जाहिर सी बात है 26/11 की चौथी बरसी से पहले ये खबर तमाम देशवासियों के लिए बेहद ही सुकून भरा है। दिल्ली से आंचल आनंद और शमशेर सिंह, मुंबई से साहिल जोशी के साथ विद्या, पुणे, आज तक। कसाब को फांसी दिए जाने का ऑपरेशन गुप्त रखा गया था पूरी तरह से। 5 नवंबर को इसकी शुरुआत हुई जब राष्ट्रपति ने उसकी दया याचिका खारिज कर दी, ठुकरा दी। सरकार के गिने चुने लोग ही ये जान रहे थे कि कसाब को फांसी दी जाने वाली है। क्या ये इत्तेफाक है कि 4 साल पहले उसने जिस नवंबर के महीने में मुंबई के बेगुनाहों को दर्दनाक मौत दी थी, उसी नवंबर के महीने में उसकी मौत आई। 5 नवंबर 2012 को उसे जिंदगी की आखिरी उम्मीद थी, लेकिन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 5 नवंबर को उसकी दया याचिका खारिज कर दी। उसी दिन यह तय हो गया कि कसाब की फांसी का इंतजार खत्म होने वाला है। माननीय राष्ट्रपति जी ने अजमल कसब से जो मर्सी पिटिशन मिला था उसको खारिज कर दिया है। ये माननीय राष्ट्रपति जी ने संविधान के आर्टिकल 72 के तहत किया हुआ है। ये डिसीजन कुछ हफ्ते पहले लिया था और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कम्युनिकेट किया गया था। उसके बाद की कार्रवाई सब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किया है। राष्ट्रपति की दया याचिका ठुकराए जाने के साथ ही कसाब को फांसी दिए जाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई। 7 नवंबर को फाइल गृह मंत्रालय के पास भेज दी गई। 8 नवंबर को गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने उस पर दस्तखत किए। 8 नवंबर को ही महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिए गए कि कसाब को जल्द से जल्द फांसी पर लटकाया जाए। गृह मंत्री की ओर से राज्य सरकार से कहा गया था कि 26 नवंबर से पहले उसे हर हाल में फांसी दी जाए। 9 नवंबर को प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री के साथ बैठक की। गृह सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को भी इसकी जानकारी थी। 11 नवंबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जेल आईजी कानून व्यवस्था और पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक की। बैठक में ऑपरेशन के लिए 17 लोगों की टीम बनाई गई, जिसकी अगुवाई देवेंद्र भारती कर रहे थे। कसाब को 12 नवंबर को ही बता दिया गया था कि 21 तारीख की सुबह उसे फांसी दे दी जाएगी। 2 दिन पहले यानी 19 नवंबर को उसे पुणे की येरवडा जेल ले जाया गया। पुणे ले जाने की जिम्मेदारी आईटीबीपी को दी गई थी। सुबह 7:36 पर उसे फांसी दी गई। 8:40 पर उसे येरवडा जेल में ही दफना दिया गया। पाकिस्तान को खत से कसाब को फांसी दिए जाने की खबर दे दी गई थी, लेकिन पाक सरकार ने खत देने से मना कर दिया, जिसके बाद मंत्रालय ने ये जानकारी पाकिस्तान को फैक्स कर दी। कसाब के घर वालों को भी खत से बता दिया गया था कि उसे 21 नवंबर को फांसी दी जाएगी। उसके जो रिलेटिव्स हैं उनको कुरियर से भी हमारे हाई कमीशन ने खबर किया। कुरियर का भी रसीद है, वो महाराष्ट्र को भेज दिया गया। मुंबई से संदीप सोनवलकर और साहिल जोशी के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली आज तक। 26/11 को खून से सन गई थी मुंबई की सड़कें और आज उन तमाम शहीदों को भी हम याद कर रहे हैं जिन्होंने अपनी शहादत से इस देश में आतंकवाद के खिलाफ ये मुंबई की जंग लड़ी थी। 26/11 के दिन हमारे साथ तुकाराम ओंबले, याद होंगे आपको वो मुंबई पुलिस के जाबाज जिन्होंने अपने पेट पर गोली खाई थी सिर्फ इसलिए कि वो अजमल आमिर कसाब को जिंदा पकड़ सके। उनकी विशाल हिम्मत के सामने आज शब्द छोटे लगते हैं। उन्हीं के छोटे भाई हमारे साथ एकनाथ ओंबले जी इस वक्त सीधे मुंबई से जुड़ रहे हैं। एकनाथ ओंबले जी, अजमल आमिर कसाब को आज फांसी हुई है 4 साल के इंतजार के बाद। इस इंसाफ के क्या मायने एक भाई के लिए? आज एक्चुअली आज का दिन का हम गए 4 साल से इंतजार कर रहे थे कि हम हमेशा जिक्र करते थे कि जिस दिन कसाब को सही मायने में फांसी पे लटका जाएगा उसी दिन 26/11 के हमले में जो हमारे वीर जवान शहीद हो गए और 26/11 के हमले में जो हमारे निरपराध लोग मारे गए उनको सही मायने से श्रद्धांजलि अर्पित होगी जिस दिन कसाब को फांसी पे लटकाया जाएगा। और आज वो एक अच्छा डिसीजन
सरकार ने ले लिया, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब ने ले लिया और आज बहुत खुशी का दिन है। जितने भी शहीदों के परिवार है, देर से सही लेकिन एक अच्छा फैसला सरकार ने ले लिया और अजमल कसाब जैसे टेररिस्ट को फांसी पे लटका दिया। एक भाई के रूप में एकनाथ जी, जब आप याद करते हैं उस दिन को, उस रात को, उस मनहूस रात को, क्या बीतती है आप पर आज भी? जी बिल्कुल, बहुत तकलीफ होती है कि एक्चुअली हमारे जो भाई साहब थे वो हमेशा कहते थे कि मेरा जो जीवन है वो देश सेवा में लग जाए, देश सेवा के लिए मैं समर्पित हो जाऊं। और अपने लफ्ज के साथ साथ उन्होंने करके दिखाया कि देश के लिए एक बहुत बड़ा योगदान। आपको मालूम है कि वर्ल्ड में ऐसा पहली बार हो गया है कि कोई जिंदा हाथी रह के पकड़ा गया है और वो कामगिरी, बहुत बड़ी कामगिरी मेरे भाई साहब ने की है। उसके ऊपर मुझे बहुत बड़ा नाज है, बहुत गर्व है। लेकिन एक तरफ जो हमारे फैमिली मेंबर है, जो हमारी भाभी जी है, उनकी जो लड़कियां है, वो आज भी अपने आप को 4 साल के बाद भी पूरी तरह से अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक तरफ बहुत बड़ी खुशी भी होती है कि इतना बड़ा योगदान आज देश के लिए। आज भाई साहब ने कसाब को जिंदा पकड़ा, इसलिए पाकिस्तान को सब वर्ल्ड के सामने आज अपने अपन साबित कर सके कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है जी। इस सब बात को लेके बहुत बड़ा गर्व है जी। आपके गर्व में पूरा देश शामिल है, आपके इस गर्व में और अभिमान में पूरा देश शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एकनाथ जी हमसे बातचीत करने के लिए। आज भी तुकाराम ओम्बले की बेटियां उस दर्द को भुला नहीं पाई हैं जो 26/11 ने उन्हें दी है। अपने पिता को खोया उन्होंने, लेकिन नाज इस बात पर है कि पिता ने जान दी तो देश के लिए। ऑपरेशन एक्स के दौरान अजमल आमिर कसाब को फांसी दिए जाने के पहले पाकिस्तान से संपर्क साधा था भारत सरकार ने, जानकारी दी थी, लेकिन जवाब नहीं मिला पाकिस्तान से। इस बारे में बातचीत की हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद। कसाब की फांसी के बाद अफजल गुरु की फांसी जल्द दिए जाने की मांग उठने लगी है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद साहब। सलमान साहब, अफजल गुरु को कसाब को फांसी दे दी गई है, पाकिस्तान को इंटीमेट किया गया था? मेरी जानकारी है और मैंने आप लोगों को दी है कि हम समझते थे कि ये आवश्यक है कि पाकिस्तान को ये सूचना दी जाए और उनसे आग्रह किया जाए कि जो कसाब का परिवार है उस परिवार तक ये सूचना पहुंच जाए। हमारे पास भी जो परिवार की का एड्रेस था उस पर हमने अलग से सूचना भेजने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि वो सूचना पहुंची होगी या पाकिस्तान की सरकार की ओर से पहुंच गई। तो पाकिस्तान ने क्या रिस्पांस दिया? कहा गया, एक्नॉलेज किया उन्होंने, जो भारत ने उनको जानकारी दी थी उसको एक्नॉलेज किया गया, लेकिन बाद में उन्होंने विस्तार से मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि हमें ये सूचना प्राप्त हुई थी कि हमारी दी हुई जानकारी अभी स्वीकार नहीं की गई है, इसलिए हमने फैक्स से भी वो जानकारी भेज दी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उस जानकारी पे उनका जो भी दायित्व है उसके अनुसार उन्होंने काम किया होगा। सलमान साहब, बाकी जो लोग दोषी हैं पाकिस्तान में बैठे, उनको लेके बात हो रही है कि जो पूरे इन्वॉल्व रहे हैं मुंबई हमले में, उनके खिलाफ किस ढंग से आपको लगता है कि जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए? हमारी जो मांग है वो आप जानते हैं, वो एक बार नहीं कई बार आपके सामने हम लोग रख चुके हैं। पाकिस्तान से जब भी चर्चा हुई है, वार्ता हुई है, हमने इस मांग को रखा है और उस मांग को वो जानते हैं, समझते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो भी दायित्व को अपना निर्वाह वैसे ही करेंगे जैसे हमने अपने दायित्व का निर्वाह किया। धन्यवाद हमसे बात की। ये थे सलमान खुर्शीद साहब, जिनका साफ तौर से कहना था कि हमने पाकिस्तान को जानकारी दी थी। जहां तक अफजल गुरु की फांसी का सवाल है, जो भी प्रोसेस होगा उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन कृपाल के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। छब्बीस 11 के साथ जुड़ा है अपनों को खोने का दर्द। गोलियां बरसाते आतंकियों के सामने लहू की नदियां बहते हुए देखने की बेबसी, और इस बेबसी के साथ हर दिल में धधक रही थी एक ही आग कि इस हमले का दोषी, उसे जल्द से जल्द आखिर सजा कब मिलेगी। आज कसाब की फांसी की खबर ने पूरे हिंदुस्तान को राहत दी है और सुकून दिया है, उन परिवारों को सुकून दिया है जिनका गुनहगार था अजमल आमिर कसाब। अजमल आमिर कसाब यानी वो शख्स जो 26/11 का एकमात्र जिंदा आतंकी, जिसे मुंबई पुलिस के जाबाजों ने अपनी जान पर खेलकर पकड़ा था।
शायद दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था, किसी जिंदा आतंकी को पकड़ा गया था और फिर उसी पाकिस्तानी आतंकी को हिंदुस्तान की सरजमी पर आज फांसी चढ़ाया गया। कई सारे गंभीर सवाल पाकिस्तान की नीयत पर, उसके रवैये पर, आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह से वो हमेशा मुकरता रहा है हिंदुस्तान के सामने, आज भी अजमल आमिर कसाब का शव लेने से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। किस तरह की विदेशी रणनीति के साथ, विदेश नीति के साथ हम आगे बढ़ेंगे, किस तरह का दबाव पाकिस्तान पर बनाएंगे, आतंकवाद के खिलाफ उसकी ईमानदारी जो है वो किस तरह से हम जगा पाएंगे, यही है वो तमाम ऐसे सवाल जो पिछले कई बरसों से मुंह बाए खड़े हैं और आज भी उसी मकाम पर देखते हैं। क्योंकि हाफिज सईद हो या तमाम ऐसे गुनहगार, आतंक के आका जो पाकिस्तान में कराची में बैठकर कंट्रोल रूम से आदेश दे रहे थे इन आतंकियों को मुंबई वासियों पर गोली चलाने के, वो उसी तरह से मौजूद थे। ऑपरेशन एक्स के तहत आज बहुत ही गुप्त तरीके से अजमल आमिर कसाब को मुंबई के आर्थर रोड जेल से ले जाकर पुणे के यरवड़ा जेल में फांसी दी गई। आप सोचिए किस तरह से जानकारी छुपा कर रखी गई थी, गुप्त रखी गई थी, किसी को भनक तक नहीं लगी। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, गृह सचिव, एनएसए के अलावा सिर्फ एक 17 अधिकारियों की टीम थी जिसे ब्रीफ किया था महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने, और फिर इस ऑपरेशन एक्स को अंजाम दिया गया। जी हां, बेहद गुप्त तरीके से आज पुणे के यरवड़ा जेल में अजमल आमिर कसाब को फांसी दी गई, लेकिन किसी को इस बाबत जानकारी नहीं थी। फांसी दिए जाने के बाद ही ये खबर मीडिया तक भी पहुंची। इसके साथ ही कई सारे और भी अहम सवाल हैं कि आखिर इस फांसी के बाद आगे क्या। आतंकवाद में हिंदुस्तान के नजरिए से देखें तो क्या अब भी हम उसी तरह से राम भरोसे हैं? क्या हमारी सुरक्षा बेहतर पहले से हो पाई है? क्या पाकिस्तान पर हम दबाव बना पाए हैं कि जो आतंक का ढांचा वो अपने सरजमी पर इस वक्त भी पाल रहा है, उसे वो कैसे खत्म करेगा? हाफिज सईद को पाकिस्तान में कहीं ना कहीं बड़ा बनाने की कोशिश जो लगातार हो रही है, उसकी आतंक की मंसूबे, जो साजिश वो रचता है, मास्टरमाइंड जिन आतंकी घटनाओं का वो हिंदुस्तान में है, क्या हमें हाफिज सईद के नाम का इंसाफ मिल पाएगा? क्या वो कभी हमारे हवाले हो पाएगा? ये तमाम ऐसे गंभीर सवाल हैं जो लंबे वक्त से मुंह बाए खड़े हैं और इन्हीं सवालों पर अब हिंदुस्तान को करना है गौर। लेकिन बड़ा सवाल यही कि ये वो 3 अधिकारी हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर मुंबई को उस दिन बचाने की कोशिश की थी, चाहे वो करकरे हो, सालस्कर हो, तमाम ऐसे अधिकारी हो। तुकाराम ओमले का जिक्र बार बार होता है क्योंकि अपने पेट पर गोली खाकर उसने अजमल आमिर कसाब को जिंदा पकड़ने की कोशिश की थी। आज सवाल उन परिवारों का है जो एक लंबे 4 साल के इंतजार के बाद आज जरा सा सुकून में। छब्बीस 11 की काली रात को आतंकियों ने जो खूनी खेल खेला था, उसके जख्म अब तक रिस रहे हैं। करीब 59 घंटे तक मुंबई में दहशतगर्दों ने ऐसी अंधेरगर्दी मचाई कि कई परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए अंधेरे में डूब गई। दस आतंकियों की टोली पूरे शहर में मासूमों का खून बहा रही थी और पूरा हिंदुस्तान गुस्से में खौल रहा था। इनमें से 9 को तो हमारे जांबाजों ने मार गिराया, लेकिन एक को जिंदा पकड़ने में कामयाब रहे। अजमल आमिर कसाब का नाम जब पहली बार लोगों के सामने आया, तब से कानूनी तौर पर भले कार्रवाई 4 साल तक चलती रही, लेकिन लोगों के दिल ने फैसला पहले ही सुना दिया था। आज कसाब को मिली फांसी की खबर ने उन परिवारों के दिल को तसल्ली दी है जिनके पास 26 से 11 के बाद बाकी बची है बस अपनों की यादें। हमले में शहीद हुए विजय सालस्कर की बेटी बड़े फख्र से पापा को मिला अशोक चक्र संभाल रही है, लेकिन 4 साल पहले की उस खौफनाक रात का असर अब भी बाकी है। मैं सो रही थी, मुझे पता नहीं था, करीब 7:45 बजे। तब मुझे जब उसने दरवाजा खटखटाया, मुझे लगा कि शायद वापस कहीं पे टेररिस्ट अटैक हो गया। मुझे ये ध्यान में ही नहीं आया कि, और वो बोल रही कि कसाब को फांसी हुई है। मुझे लगा कि फिर से कुछ हो गया है, फिर से, क्योंकि हमने इन 4 सालों में कहीं पर हमारी उम्मीद जैसे मर सी गई थी। विजय सालस्कर मुंबई पुलिस के अफसरों में से एक थे जो आतंकियों से सीधी मुठभेड़ में शहीद हुए।
इसी मुठभेड़ में कसाब जख्मी हुआ और बाद में पकड़ा गया। कसाब को फांसी दिए जाने का इंतजार इस परिवार को उस दिन से था जब से वो जिंदा पकड़ा गया। कसाब को जिंदा पकड़ने के लिए अपनी जान गंवाने वाले तुकाराम ओंबले के भाई कहते हैं, इंसाफ मिला तो जरूर, लेकिन देर से। काफी देर हो चुकी, लंबा समय बीत चुका। टेररिस्ट लोगों के बारे में ऐसा लंबा समय नहीं होना चाहिए। टेररिस्ट लोगों के बारे में जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। गिरगांव चौपाटी पर जिस टीम ने जान पर खेलकर कसाब को पकड़ा था, उन्हीं में से एक हैं हेमंत वधावानकर। हेमंत का दिल कहता है कि उनके दोस्त तुकाराम की आत्मा को आज जरूर शांति मिली होगी। इस कांड में जितने भी शहीद हुए या मर गए, उनके रिश्तेदारों को आज खुशी हुई है, ऐसा मैं समझता हूँ। और वहाँ पे वो टीम का एक सदस्य था मैं, और हमने जो ऑपरेशन किया था और उसी ऑपरेशन में कसाब पकड़ा गया, श्री तुकाराम ओंबले इनके वजह से, और आज उसको फांसी दी गई। इस बात से मुझे भी व्यक्तिगत तौर पे बहुत खुशी है। बहादुर बेटे का इस तरह अचानक चले जाना। चाहे कितने भी बरस बीत जाएं, इस दुख का एक कतरा भी कम नहीं हो सकता। लेकिन होटल ताज में कमांडो ऑपरेशन के दौरान आगे बढ़कर आतंकियों से लोहा लेने वाले मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जैसे लोगों की जिंदगी अपने और परिवार के दायरे में कहां कैद होती है। 26/11 हमले के आरोपी कसाब की फांसी से उस पिता के दिल को थोड़ा सुकून जरूर मिला है। एक गुनहगार था, गुनहगार को उचित शिक्षा मिल गया, वो है मेरा पहला रिएक्शन। और जिस तरीके से वो हमने किया है वो बहुत अच्छा लगा मुझे। कसाब और उसके साथी मुंबई में गोलियां बरसा रहे थे और पूरा देश खून के आंसू रो रहा था। इसलिए अजमल कसाब को जब पुणे के यरवड़ा जेल में फांसी दी गई तो हजारों किलोमीटर दूर देहरादून के एक गांव में लोगों ने राहत की सांस ली। यह है एनएसजी कमांडो गजेंद्र बिष्ट का गांव, जहां उनकी बूढ़ी मां को आज भी यह लगता है कि उनका बेटा जिंदा है और किसी जरूरी ड्यूटी की वजह से छुट्टियों में घर नहीं आ पाया। मां के दिल का हाल कौन समझ सकता है, लेकिन पत्नी विनीता एक पल के लिए नहीं भूल पाती है वो आखिरी मुलाकात, जब बच्चों के साथ खेलते हुए गजेंद्र ने जल्दी वापस लौटने का वादा किया था। वादा तो उम्मीद से भी पहले पूरा हो गया, लेकिन गजेंद्र वापस लौटे तिरंगा ओढ़कर। कानून ने आज जो निर्णय लिया बहुत अच्छा लिया, हमारे लॉ ने जो निर्णय लिया बहुत अच्छा निर्णय लिया। और आज हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज जो हमारे देशवासी है, जो हमारे शहीद हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि हम सब लोगों ने दी है। मुंबई में 60 घंटों तक चले खूनी खेल को खत्म करने में जिन परिवारों ने अपनों की आहुति दी है, उनके घाव कसाब की फांसी से भर तो नहीं सकते, लेकिन आतंकियों को संदेश जरूर दिया गया कि हिंदुस्तान ऐसी साजिशों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आज तक ब्यूरो। शहीद संदीप उन्नीकृष्णन के माता पिता के दिल का बोझ आज कुछ हल्का जरूर हुआ है। बेटे को खोने की पीड़ा तो जिंदगी भर सालती रहेगी, लेकिन एक तसल्ली जरूर हुई है कि जिन दरिंदों की वजह से उनके बेटे की जान गई, उस कुंबे के आखिरी दहशतगर्द को आज सरकार ने फांसी पर चढ़ा दिया। मां की पहाड़ सी ये पीड़ा, क्या कसाब की सजाए मौत से भर जाएगी? पिता का 4 साल पुराना ठहरा हुआ दर्द पिघल जाएगा। एक लम्हा जो जिंदगी को झपट्टा मारकर बेदर्दी से ले गया, जिंदगी वापस तो नहीं करेगा। मां कभी अपने बेटे को स्पर्श नहीं कर सकेगी, पिता कभी अपने हाथों से संदीप को आशीष नहीं दे सकेंगे। फिर कसाब की फांसी इस परिवार के लिए क्या है? बस एक तसल्ली। वो तो एक गुनहगार था, गुनहगार को उचित शिक्षा मिल गया, वो है मेरा पहला रिएक्शन। और जिस तरीके से वो हमने किया है वो बहुत अच्छा लगा मुझे। संदीप उन्नीकृष्णन 28 नवंबर 2008 को शहीद हुए। 4 साल पहले नवंबर की वो रात भारी थी। दहशतगर्दों से लोहा लेते हुए मेजर संदीप उन्नीकृष्णन
लगातार उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर रहे थे। संदीप ने अपने साथियों को रोकते हुए कहा था कि ऊपर मत आना, मैं उन्हें देख लूंगा। लेकिन संदीप को आतंकियों की पोजीशन मालूम नहीं थी। घंटों की इस जंग में उन्हें पीछे से गोली लगी और वो शहीद हो गए। कहां संदीप की शहादत और कहां कसाब की सजाए मौत, कहां मुल्क के लिए अपनी जान लड़ाने वाला और कहां दूसरों के मुल्क में घुसकर निरीह निहत्थों की जान लेने वाला। लेकिन मन को एक दिलासा होता है कि शहीद की आत्मा को शांति मिली होगी। माता पिता की आत्मा में घर बनाकर बैठा दर्द का वो घन थोड़ा पिघला होगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। रोहिणी स्वामी के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई हमले में मारे गए लोगों को बड़ी तादाद उन लोगों की उनमें है जिनका आतंकियों से कोई भी लेना देना नहीं था। सीएसटी पर लोग आए, कुछ को घर जाने की जल्दी थी, कुछ लोग अपनों को विदा करने आए थे, कुछ तो ऐसे भी बदनसीब थे जिनकी ट्रेन उसी वक्त स्टेशन पर खड़ी थी जब आतंकी कत्लेआम मचा रहे थे। इन सब के दिल को सुकून मिला है कि कसाब को आखिरकार सजा मिल गई। 26 नवंबर 2008 की रात सीएसटी स्टेशन पर अचानक फायरिंग होने लगी। अफरा तफरी मच गई, खून की नदियां बहने लगी और उस रात सुनीता की जिंदगी में जो तूफान आया उससे वो 4 साल बाद भी नहीं उबर पाई है। 3 दिन तक अस्पताल में मौत से जूझने के बाद पति की मौत हो गई। सुनीता गुजरात से वाराणसी जा रही थी और आतंकी हमले के वक्त ही उसकी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। उस दिन हम लोग गुजरात से आ रहे थे, बनारस के लिए बीटी स्टेशन पर रुके थे, ट्रेन का इंतजार कर रहे थे महानगरी का। उसी समय हमारे हस्बैंड आराम कर रहे थे और भाई भी आराम कर रहा था, बेटी भी सोई थी और उसी समय ऐसा फटकारा फूटने लगा कि हम लोग समझ नहीं पाए। इसके बाद बम ब्लास्ट होने लगा। इसके बाद हमारे हस्बैंड जी 3 दिन तक जिंदा थे। इसके बाद ये दिन बजाया गया, इसके बाद हमारे हस्बैंड एक्सपायर कर। सुनीता बुधवार सुबह से ही टेलीविजन देख रही है। कसाब को फांसी दिए जाने की खबर सुनकर अच्छा लगा है, लेकिन जो खुशी 4 साल पहले छिन गई थी वो चेहरे पर शायद ही वापस लौटे। हमले में जख्मी हुई बिटिया तब इतनी छोटी थी कि उसे कुछ भी याद नहीं, लेकिन एक बात उसे हमेशा याद रहेगी कि पापा बस तस्वीरों में ही मिलते रहे। ताज होटल से निकलती चिंगारियां आज भी गौतम के पिता को दहशत से भर देती हैं। बड़े अरमान से उन्होंने बेटे को होटल मैनेजमेंट के कोर्स के लिए भेजा था, लेकिन 59 घंटे के बाद जो सच सामने आया उसने इस परिवार को तोड़कर रख दिया। जिस आदमी ने इतने निहत्थे आदमी की हत्या की है और जो पूरा देश जिनके साथ ये गुजरी है वो यही चाहते थे, उनको आज सुकून मिला है। मुंबई हमले का दर्द हर बार आंसुओं से दोहराया जाता है। उस बेबसी को शब्दों में बयां करने की कोशिश होती है, लेकिन जख्म और हरे हो जाते हैं। बस एक बात है कि जो गुस्सा लोगों के दिल में उबल रहा था उसे कसाब की फांसी से थोड़ी तसल्ली जरूर मिलेगी। आज तक ब्यूरो। कसाब को फांसी दिए जाने की खबर पर पाकिस्तान में अलग अलग राय है। जहां शहरी तबका कह रहा है कि कसाब को फांसी नहीं होनी चाहिए थी, वहीं कसाब के गांव के लोग कह रहे हैं कि कसाब जैसे दहशतगर्द के लिए कोई मुल्क हो ही नहीं सकता। हमलों में मुलविस मुजरिम अजमल कसाब की फांसी की सजा सुनते ही उसके आबाई गांव फरीदकोट में उसके अपने घर के करीब बहुत से लोग जमा हो गए, जबकि उसकी अपनी फैमिली जो है वो काफी अरसे से इलाके वालों के मुताबिक ये घर छोड़ के जा सकती है। अभी आप कैमरे की आंख से देख सकते हैं कि ग्रीन कलर का जो गेट है जो आपको नजर आ रहा है, ये अजमल कसाब का घर है और यहाँ पर उसकी फैमिली तो फिलहाल नहीं रहती है, लेकिन इसके दोस्त और उसके जानने वाले रहते हैं, जो कि अभी मीडिया के सामने सही तरीके से कोई बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम कोशिश कर देंगे अजमल कसाब के बारे में लोगों की क्या आ रहा है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, आपको लेकर चलते हैं उनके दोस्तों की तरफ कि वो क्या कहना चाह रहे हैं इस वाक़े में। तो सबसे पहले बात तो यह है कि ये जिनको दहशतगर्दी है ना, ये पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा मसला है, ठीक है ना। पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी हो रही है। हम ऐसे लोगों को, ऐसे मुसलमान को मुसलमान ही नहीं समझते जो ये काम इस काम में मुलव्वस है, ठीक है ना। अगर अजमल कसाब के बारे में आप कहते हैं कि वो पाकिस्तानी है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि वो इज नॉट पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे इंसान को, ऐसे लोगों को खुद एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि ये बहुत बड़ी जो है ना पाकिस्तान की बहुत बड़ी बीमारी है। ये जो फांसी दी गई है तो उन्होंने ठीक किया है और ऐसे गया था, उन्होंने इतनी जाने जी है तो ऐसा ही होना चाहिए कि उनको फांसी होनी चाहिए। जवाब देता है हज़रत सल्लल्लाहु का फरमान है, गोया जिसने एक इंसानियत का कत्ल किया गोया उसने पूरी कायनात का कत्ल किया। इसलिए हम मुसलमान होने के नाते हम नहीं समझते कि अगर कोई किसी का कत्ल करे बिला वजह, न जाने उसने कितने मासूमों का कत्ल किया है,
लेकिन हम ये एक्सेप्ट नहीं करते कि उसने ये किया। पहली बात तो ये है कि दहशतगर्दी जो भी है, कहीं भी किसी मुल्क में भी दहशतगर्दी हो रही है ना, उसका रिजल्ट निकालना चाहिए। ये अजमल कसाब एक नहीं, ये कोई भी अजमल कसाब है, उनका पता लगाना चाहिए। अजमल कसाब का जो भी सजा मिली उसको, उसका जो सजा नौ दी है ये भी अच्छा किया है। यानी कि दूसरे जो भी दहशतगर्द हैं उनको भी इसका पता चल गया होगा कि इसको सजाए मौत मिल गई, हम भी इस काम से बाहर आ जाए। लेकिन ये भारत ने बहुत अच्छा किया। पाकिस्तान में अजमल कसाब की फांसी की खबर यूं ही फैली, अजमल कसाब के आबाई गांव फरीदकोट में उनके घर के बाहर लोगों का एक हजूम लग गया और सबका यही कहना था कि दहशतगर्दों का कोई मुल्क नहीं है, लिहाजा भारत का जो फैसला है उसका वो खैर मकदम करते हैं। नादिया बुखारी, आज तक, फरीदकोट।